इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेम सेल थेरेपी के बारे में। आपने स्टेम सेल थेरेपी के बारे में सुना होगा और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या ये किडनी डिजीज़ को रिवर्स कर सकती है या फिर किसी और डिजीज़ को रिवर्स करने में हेल्प कर सकती है। बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या स्टेम सेल थेरेपी काम करती है, क्या ये क्रिएटिनिन कम कर सकती है, क्या ये किडनी डिजीज़ को रिवर्स कर सकती है। और ये काफ़ी जेन्युइन क्वेश्चन है। अगर आप देखें हर जगह एड्स चल रहे हैं इनके, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, गूगल पे, हर जगह आपको एड्स मिलते हैं फॉर स्टेम सेल थेरेपी, फॉर किडनी डिजीज़ रिवर्सल, टू रिड्यूस क्रिएटिनिन, टू स्टे अवे फ्रॉम डायलिसिस। तो मैं इसके बारे में आज बात करना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सब्रवाल है और मैं किडनी पेशेंट्स का ख्याल रखता हूँ। इस वीडियो में हम 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है, कौन से डिजीज़ में स्टेम सेल थेरेपी यूज़ हो रही है, क्या ये किडनी डिजीज़ में काम करती है या नहीं करती, और चौथा हम देखेंगे कि इंडिया में कौन सी कंपनीज स्टेम सेल थेरेपी दिखा रही है। मैं आपको सब कुछ स्क्रीन पे दिखाऊंगा और समझाता भी रहूंगा ताकि आपको भी नॉलेज मिले कि कौन सी चीज़ काम कर रही है और कौन सी नहीं काम कर सकती। स्टेम सेल्स एक यूनिक सेल है। इसका सबसे बड़ा फीचर है कि ये रेप्लिकेट कर सकता है। कई क्लेम्स है कि ये रीजनरेट भी कर सकता है डैमेज टिश्यू को और इन्फ्लेमेशन कम कर सकता है। ये हमारे ब्लड में, मसल्स में और कई ऑर्गन्स में भी यूज़ किया जा सकता है। ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये काफ़ी सालों से यूज़ हो रही है और कई सिस्टम्स में यूज़ होती है। कहाँ पर देखने को मिलता है स्टेम सेल? अगर हम हीमेटोलॉजी या ब्लड की बात करें तो कई ब्लड कैंसर्स के लिए स्टेम सेल यूज़ होता है। अगर हम हड्डियों की बात करें तो कार्टिलेज रिपेयर के लिए स्टेम सेल यूज़ हो रहा है। ऐसे ही बर्न इंजरीज पेशेंट्स के लिए भी स्किन रिपेयर करने के लिए स्टेम सेल्स की यूज़ की जाती है। और नई रिसर्च दिखा रही है कि आई में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं रेटिना, जिसकी वजह से आप देख पाते हो, इसको भी रीजनरेट करने के लिए स्टेम सेल यूज़ किया जा रहा है। तो कई डिजीज़ेज में इसको यूज़ किया जा सकता है और हम देख सकते हैं कि हीमेटोलॉजी या ब्लड डॉक्टर्स तो इसको एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक अप्रूव्ड थेरेपी है। पर जब किडनी डिजीज़ की बात आती है तो स्टेम सेल का क्या रोल है? आइए शुरू करते हैं इस वेबसाइट से। ये किडनी रिसर्च यूके है और ये बात करते हैं स्टेम सेल के बारे में, जो कि एक और नाम दिया जाए तो रीजनरेटिव मेडिसिन के नाम पे आती है। इनका यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक टाइमलाइन है कि ये क्या सोचते हैं कि स्टेम सेल आगे जाके क्या करेगी और कब करेगी। पहले 5 साल में इनका एम है कि हम स्टेम सेल को यूज़ करें ट्रांसप्लांट में, ताकि ट्रांसप्लांटेड किडनी को इम्प्रूव किया जा सके। इससे जो पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट मिलता है उनका रिजेक्शन का चांस कम हो, इन्फेक्शन का चांस कम हो और जो ड्यूरेशन है ट्रांसप्लांट का वो लंबा चले। अगर कोई किडनी 10-15 साल में फेल हो रही है, वो चाहते हैं कि और लंबा इसको हम बढ़ा के देखें। तो ये इनका पहला गोल है। दूसरा गोल आप देखिए 5 to 10 ईयर्स प्लान जो है इनका, बड़ा अच्छे से दिया हुआ है इन्होंने तीनों प्लान कि हम अभी क्या सोच रहे हैं, आगे क्या होगा और उसके आगे क्या होगा। तो 5 to 10 ईयर्स में ये चाहते हैं कि स्टेम सेल्स को यूज़ करके लैब में एक आर्टिफिशियल किडनी बनाई जाए और उस पर रिसर्च की जाए कि क्या ये डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं। अगर हमने कोई दवाई दी इस स्टेम सेल किडनी को तो क्या वो काम करेगी या नहीं करेगी। तो अगेन रिसर्च फेज़ में, एक्सपेरिमेंटल फेज़ में। और 10 साल के बाद जब सारी रिसर्च हो जाती है, अच्छे खासे पेपर्स पब्लिश हो जाते हैं, तब ये सोचते हैं कि हम इसको एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह मार्केट में लेके आएंगे। तो ये आप इनका पूरा ब्लूप्रिंट देख सकते हैं। इनकी अगर आप वेबसाइट भी देखें तो ये बताते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं। यूके में एडिनबरा में हो रहा है, लंदन में हो रहा है। तो काफ़ी प्रोमिनेंट रिसर्चर्स और साइंटिस्ट हैं ये, जो आपको स्टेम सेल के बारे में बता रहे हैं। तो ये अच्छी वेबसाइट है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है। अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर इसको देखिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में। सिमिलरली मैं दूसरी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये हार्वर्ड की वेबसाइट है। हार्वर्ड का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है अमेरिका में और लीडिंग इंस्टीट्यूट है फॉर एनी काइंड ऑफ रिसर्च। तो उनका भी एक प्लान है, शॉर्ट टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान, जो वो देखते हैं स्टेम सेल और किडनी डिजीज़ के साथ। अगर हम इनका शॉर्ट टर्म प्लान देखें या इनका विजन देखें तो इनका काफ़ी सिमिलर विजन है जो यूके रिसर्च में हमने देखा। तो इनका ये है कि शॉर्ट टर्म में ये ढूंढना चाहते हैं कि कौन से स्टेम सेल्स काम करेंगे। फिर मीडियम टर्म प्लान है कि अगेन आर्टिफिशियली एक लैब में देखना चाहते हैं कि क्या स्टेम सेल एक किडनी बना सकता है या फिर फंक्शन ऑफ किडनी कर सकता है, जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। कौन सी मेडिसिन इन पे काम कर रही है, क्या डिजीजेज वापस आ सकती है। और फिर लॉन्ग टर्म प्लान है इसको ह्यूमन ट्रायल्स करना और मार्केट में लेके आना। तो अभी स्टेम सेल थेरेपी अभी भी रिसर्च फेज में है और इसमें इसको अप्रूव होने में टाइम लगेगा। तो इन्होंने एक क्वेश्चन बड़े अच्छे से लिखा हुआ है कि व्हाट स्टेम सेल थेरेपीज आर करंटली अवेलेबल फॉर किडनी डिजीज।
एंड साफ लिखा है कि कोई भी FDA अप्रूव, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका का जो सारी दवाइयाँ अप्रूव करती है और सारे ट्रीटमेंट्स अप्रूव करते हैं, उन्होंने बताया है कि अभी कोई भी FDA अप्रूव नहीं है ट्रीटमेंट स्टेम सेल के लिए। फिर भी कई कंपनीज स्टेम सेल थेरेपी दे रही हैं किडनी डिजीज़ के लिए, मैं इसके बारे में भी आगे आपको बताऊंगा। इंडिया में भी 2-3 कंपनीज हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके बाद आती है बात कि अभी अगर स्टेम सेल थेरेपी अप्रूव नहीं हो रही तो कौन से फेज़ में है? ये भी ट्रायल फेज़ में है। इस पेज पे आप देखिए सारे क्लिनिकल ट्रायल्स जो स्टेम सेल से एसोसिएटेड है किडनी डिजीज़ के लिए। कई ट्रायल्स चल रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या अगर हम स्टेम सेल यूज़ करें तो किडनी डिजीज़ रिवर्स हो सकती है, क्या जो डैमेज किडनी है वो रिपेयर हो सकती है, क्या इससे क्रिएटिनिन कम हो सकता है, आपका EGFR स्टेबल हो सकता है, क्या प्रोटीन यूरिया कम हो सकता है इससे या नहीं। बट इन सबका अगर आप स्टेटस देखें ये सब रिक्रूटिंग फेज़ में है। तो अभी ये और पेशेंट्स को रिक्रूट कर रहे हैं। स्टडीज़ होने में टाइम लगता है, 4-5 साल लग जाते हैं अच्छे रिजल्ट्स आने में। इसलिए मुझे लगता है कि स्टेम सेल अभी भी रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल फेज़ में है। ये बात ध्यान रखें, ये दोनों वेबसाइट्स एक तरीके से आपको होप भी दे रही हैं कि एक्सपेरिमेंटल फेज़ में ये दिखा रहे हैं कि ये इन्फ्लेमेशन कम करता है और इम्प्रूव करता है, और बाकी डिजीज़ में जैसे मैंने बोला ब्लड कैंसर में इसका काफ़ी रोल है। तो इसका एक रोल किडनी डिजीज़ में आगे जाके मुझे लगता है आएगा, पर अभी के टाइम पे ये रिसर्च फेज़ में ही चल रहा है। और आप सोचिए अगर यूके अमेरिका में रिसर्च हो रही है स्टेम सेल के लिए, ये तभी हो रही है क्योंकि जो इनका प्रिलिमिनरी फेज़ होता है रिसर्च का, उसमें इनको कोई पॉजिटिव फाइंडिंग मिली होगी, और पॉजिटिव फाइंडिंग पब्लिश भी है। ये आप स्टडी देख सकते हैं, गुड एंड बैड ऑफ स्टेम सेल रिसर्च एंड हाउ इंडियन साइंटिस्ट व्यू प्रोवाइडर्स ऑफ अनप्रूवन स्टेम सेल ट्रीटमेंट। ये बोल रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट अभी मिल रहा है वो शायद अप्रूव ना हो, FDA अप्रूव ना हो। कुछ चीज़ें हैं जो पॉजिटिव चीज़ें दिखाती हैं स्टेम सेल की फॉर किडनी डिजीज़, जो दिखाती हैं कि इससे इन्फ्लेमेशन और शायद रिवर्सल हो सकता है, पर अभी भी ये अप्रूव्ड ट्रीटमेंट्स नहीं है। कोई भी ऐसे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स नहीं हुए हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि एक पेशेंट को कन्वेंशनल ट्रीटमेंट देखते हैं कि दवाइयाँ दी, ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट, डायबिटीज़ मैनेजमेंट, गुड फॉलोअप विद नेफ्रोलॉजिस्ट, और दूसरे पेशेंट को स्टेम सेल थेरेपी दी। फिर हम इन दोनों को देखते हैं कि कौन सा पेशेंट बेटर कर रहा है। अगर स्टेम सेल थेरेपी पेशेंट बेटर करे तो ऑब्वियसली स्टेम सेल थेरेपी बेटर होती है कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से, बट अभी ऐसी कोई ट्रायल नहीं हुई है। आगे जाके हम श्योर होगी, बट इसमें टाइम लगेगा, तो आप ऐसे रश मत करो इस ट्रीटमेंट के लिए। अब मैं नेक्स्ट बात करना चाहता हूँ 2 वेबसाइट्स के बारे में जो मैंने ढूंढी है अबाउट स्टेम सेल ट्रीटमेंट इन इंडिया। एक है स्टेम सेल केयर इंडिया और दूसरा है मेड एक्सेस। या आप गूगल पे जाके देखेंगे, जो भी एडवर्टीजमेंट्स कर रही हैं, जो भी स्पॉन्सर्ड है, वो आपको मिल जाएंगी। नीचे जाके और वेबसाइट भी मिलती हैं। ये सारे क्लेम कर रहे हैं कि स्टेम सेल थेरेपी बाकी चीज़ों में यूज़ हुई है, जैसे कि ब्लड डिजीज़ में, कार्टिलेजेस में, जैसे हमने पहले बात की। और ये भी बोलते हैं कि स्टेम सेल थेरेपी किडनी डिजीज़ में भी यूज़ हो सकती है, पर अभी अप्रूव्ड नहीं है। ये मेरे ओपिनियन में, अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं, आप अपने रिस्क पे कर रहे हैं और अपने पैसे लगा के कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट सस्ती तो है नहीं। 2-3 हज़ार डॉलर्स लग रहे हैं इस ट्रीटमेंट के लिए, और हमें नहीं पता कि क्या रिजल्ट मिलेगा और आगे जाके क्या होगा। अगर शॉर्ट टर्म में भी किसी तरह आपका क्रिएटिनिन कम हो जाए बट आगे जाके बढ़ जाए तो फिर क्या फ़ायदा है इस ट्रीटमेंट का। ये हो गया स्टेम सेल थेरेपी के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है किडनी डिजीज़ का। अभी भी ट्रांसप्लांट बेस्ट ट्रीटमेंट है अगर आपको CKD स्टेज 5 है और आपका किडनी फंक्शन 15 से कम है। अगर आप स्टेज 1, 2, 3 पे हैं तो गुड मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, गुड मैनेजमेंट ऑफ अंडरलाइंग कंडीशन विद मेडिकेशंस जो प्रूवन है, एविडेंस प्रूवन है, जैसे कि आपके ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, SGLT2 इनहिबिटर्स, फिनेरेनोन, ब्यूटासिनाइड। अब कितना कुछ आ गया मार्केट में। 10 साल पहले तो एक दवाई थी ACE इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो सब पेशेंट्स को दिया जाता था। अब नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, तो मेडिकल फील्ड में भी बहुत रिसर्च चल रही है, इतने सारे ट्रायल्स चल रहे हैं अलग अलग डिजीज़ के बारे में। IgA नेफ्रोपैथी की बात करें तो अभी 5 और ट्रायल्स चल रहे हैं, बल्कि 3-4 दवाइयाँ ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है नई, और 5 और ट्रायल्स चल रहे हैं ये देखने के लिए। लूपस के लिए नए ट्रायल्स चल रहे हैं, ऐसे ही एंकावास्कुलाइटिस के लिए ट्रायल चल रहे हैं। तो सारी डिजीज़ पे बहुत फोकस है। ये बोला जा रहा है कि किडनी डिजीज़ इज़ द नेक्स्ट कार्डियोलॉजी। अगर हम कार्डियोलॉजी की बात करें या हार्ट डिजीज़ की बात करें तो 15-20 साल में बहुत सारी नई दवाइयाँ आई हैं, बहुत सारे नए इंटरवेंशन आए हैं, नए नए टाइप के स्टेंट्स आए हैं। यही हो रहा है किडनी डिजीज़ में भी, नई दवाइयाँ आ रही है, नई ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए। अगर आपको CKD स्टेज 2, 3, 4 है तो आप अपने डॉक्टर के साथ अच्छे से फॉलोअप करिए। अगर आपको CKD स्टेज 5 है
और आपका किडनी फंक्शन 15 से कम है तो ज़रा ट्रांसप्लांट के बारे में सोचिए। अगर आप बुजुर्ग हैं, ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते, तो डायलिसिस भी अच्छा ऑप्शन है। डायलिसिस अच्छा ट्रीटमेंट है। आजकल डायलिसिस की मशीन्स काफ़ी मॉडर्न हो गई है और वैसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देती जो 10-15 साल पहले देती थी। तो डायलिसिस भी एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहता है और इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। कई लोग सोचते हैं कि डायलिसिस कराओगे तो लाइफ खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप स्टार्टिंग में हफ्ते में 2 बार डायलिसिस शुरू कराइए और आगे जाके इसको 3 बार कराइए। बाकी के दिन तो आपके फ्री हैं और डायलिसिस का टाइम भी अब 3.5 घंटे होता है। आने जाना मिला लो तो फिर भी आधा दिन आपको मिलता है अपना काम वाम करने के लिए। तो एंड में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा पॉजिटिव रहिए। अगर आप स्टेम सेल थेरेपी कराना चाहते हैं तो पहले इसके बारे में समझिए, खुद अपना रिसर्च करिए कि क्या आपको लगता है ये वर्थ इट है या नहीं है। मेरे ओपिनियन में अभी भी ये FDA अप्रूव नहीं है और कोई बड़ा ट्रायल नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि ये ट्रीटमेंट इफेक्टिव है। आगे जाके हम श्योर और रिसर्च आएगी और ये अप्रूव भी होगी, बट अभी के टाइम पे मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा सोच के इस ट्रीटमेंट को लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीक। नमस्ते।